आज की कहानी है। क्या रूपमती के दर्द को समझने वाला कोई था? सप्ताह भर की मूसलाधार बारिश के बाद आज बादलों के कतरे नीले आसमान में तैरने लगे थे। कुनकुनी धूप से छत नहा उठी थी। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए थे और बरसाती पानी से नाले लबालब भर गए थे। वातावरण में नमी इस कदर थी कि गीले वस्त्र सूखने का नाम न लेते। कमरों के भीतर तक नमी बैठ गई थी। सीलन की अजीब सी गंध बेचैन कर रही थी। ऐसी गंध मुझे नापसंद थी। उपयुक्त समय जानकर मैंने ढेर सारे कपड़े छत पर फैला दिए। पहाड़ी से लेकर समूचा कस्बा चांदी सी चमकदार धूप से नहा उठा था। पेड़ पौधों पर कुदरती गहरा हरा रंग चढ़ चुका था। मुझे ज्ञात नहीं कब हमारे पूर्वज यहाँ आकर बस गए। पहाड़ी की तलहटी में बसा यह कस्बा लाजवाब है। कस्बे से सटकर नदी बहती है। दूसरी तरफ हरे भरे जंगल बरबस नजरें खींच लेते हैं। मेरा बचपन इसी कस्बे में बीता। विवाह के बाद अपने पति राम बहादुर के साथ अलग मकान में रहने लगी। कुछ ही दूरी पर मेरा मायका है। माँ बाप भाई बहन सभी हैं। हम अब 3 जने हैं। हम दोनों और हमारा 4 साल का बेटा दीपक। पड़ोसी मुझे धन्नो के नाम से जानते हैं। मैंने इत्मीनान से सांस ली, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। ठीक सामने खंडर की ओर देखा तो एक अजीब सिहरन बदन में कौंध गई। खंडर के मलबे से झांकते मटमैले पत्थरों से मुझे सहानुभूति सी होने लगी। पत्थर खालिस पत्थर ही नहीं थे, बल्कि मूक दृष्टा और राजदार थे। एक दर्द भरी कहानी के मैं जिसकी धुरी में प्रत्यक्ष मात्र बनकर रह गई थी। मेरी आंखों के आगे वह कहानी बादल के टुकड़ों की तरह फैलती चली गई। खंडहर में कभी 2 मंजिला मकान हुआ करता था। पत्थरों का मकान था, लेकिन इसमें बाहर से सीमेंट की मोटी तह चढ़ी थी। मकान की सीढ़ियां सड़क से सटी थी और उसका प्लास्टर कई जगहों से नदारद था। पत्थरों से रेत तक भुरभुराकर उतर गई थी। दीवार के पत्थर बिना मसूड़े के भद्दे दांतों जैसे दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि मकान अब गिरा कि तब गिरा। इसकी अघोषित मालकिन रूपमती जीवट की थी। वह सुबह सवेरे अपने दैनिक काम निपटाकर लकड़ी के तख्तों वाले छज्जे पर बैठ जाती। वहीं से आने जाने वालों पर अपनी नज़र गड़ाए रखती। इधर मैं थी और सड़क के उस पार रूपमती। दोनों मकानों के बीच यदि कोई था तो वह थी 15 फुट चौड़ी पक्की सड़क। लोग कहा करते कि भरी जवानी में वह सचमुच की रूपमती थी। गोरी चिट्टी, सेब जैसे लाल गाल, मोटी मोटी आंखें, नितंबों तक झूलते हुए बाल और मदमस्त करने वाली चाल। रूपमती को देखकर मंचलों को होश फाख्ता हो जाता। दिन भर तितली बनी फिरती थी वह। तभी तो नदी पार गांव के बिरजू की आंखें जो उस पर अटकी शादी के बाद ही हटी। बिरजू था तो हट्टा कट्टा, लेकिन एक सड़क हादसे में रूपमती को भरपूर जवानी में अकेला छोड़ गया। उसकी बसी बसाई दुनिया में भूचाल आ गया। छोटा बच्चा गोद में था। पेट की आग से व्याकुल हो गई रूपमती। कमाई का कोई जरिया न था। हार मानकर उसने जिस्म को भूखे दरिंदों के आगे डाल दिया। दलदल इतना गहरा कि वह कभी बाहर निकल ही नहीं पाई। मजबूरन वह एक नई रूपमती बन गई। उसके स्वभाव और व्यवहार में निरंतर बदलाव आता चला गया। कितने ही इज्जतदार उसके आगे नतमस्तक हो गए। और तो और कुछ वर्दी वाले भी रूपमती के घर पर हाजिरी देने से नहीं चूकते। मजाल क्या थी कस्बे में कोई उससे उलझे या आंखें डालकर बतियाए। वर्दी वाले रूपमती की पैरवी में आगे आते। जुर्रत करने वालों को थाने ले जाने में वह कोर कसर न छोड़ती। रूपमती का लड़का था मनोहर, दुबला पतला और डरपोक। अबोध अवस्था तक घर में रहा और जब वह समझदार हुआ तो हालात से घबरा गया। प्रताड़ना और अपमान से आहत एक दिन उसने घर ही छोड़ दिया। रूपमती लोगों के सामने झूठे को ही आंसू बहाती रहती। दरअसल रूपमती यही चाहती थी, खुली आज़ादी। रात गहराती और रूपमती सज धज कर छज्जे पर बैठ जाती। ग्राहक आने लगते एक के बाद एक। वे उस उबड़ खाबड़ उधड़ी हुई सीढ़ियों पर चपलता से चढ़ते उतरते। दिन में वे लोग कभी इस तरफ नहीं निकलते जिन्हें समाज का डर होता। किसी को रूपमती देख लेती तो उसे झक मारकर बतियाना पड़ता। कौन जाने कब रूपमती दुखती रग पर हाथ रख दे।
डर बला ही ऐसी है, लेकिन अंधेरे में समाज की किसे परवाह। मुझे यह सब देख सुनकर उबकाई सी होने लगती। इस माहौल से उब गई थी मैं। 2-3 साल बीते। मनोहर यदा कदा घर आने लगा। जब आता उस दिन रूपमती के घर की सीढ़ियां सूनी पड़ी रहती। शायद मनोहर ने दुनिया देख ली थी। उसकी बातों से रूपमती आपा खो देती और मारपीट पर आमादा हो जाती। मनोहर उसी दिन चला जाता। वह शहर में गुजारे भर का पैसा कमाने लगा था। जाते वक्त कभी कुछ रुपए माँ के सिरहाने रख देता। वैसे रूपमती को उसके पैसों की जरूरत नहीं थी। बहुत रुपया कमा चुकी थी। ऐसे धंधे में हानि का प्रश्न ही नहीं था। इस तरह कई वसंत आए, कई गए, लेकिन रूपमती के लिए दिन, महीने, साल घाटे के साबित होने लगे। वह 50 की उम्र पार कर गई थी। धंधे की आंच ठंडी पड़ गई थी। शरीर थुलथुला हो गया था। चेहरे पर झुर्रियां गहरा गई थीं। छोटे बड़े रूपमती को ताई कहकर पुकारने लगे थे। रूपमती को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। वक्त हालात से साक्षात्कार करा ही देता है। शायद उसे भी एहसास होने लगा था। समय रहते ही रूपमती ने कमाई का नया जरिया ढूंढ लिया। लोग कहने लगे कि उस पर कोई देवी आती है। देवी सच बताती है। मुसीबतों से त्रस्त अंधविश्वासी उसके घर आते। किसी का लड़का बीमार है, किसी पर प्रेत की छाया है, तो किसी पर जादू टोना। रूपमती झूम झूम कर देवी को बुलाती और उपाय बताती। रूपमती की बातों पर यकीन करने वाले बहुत होते। औरत मर्द सभी तबके के। आमदनी अच्छी हो जाती। दिन निकलने से लेकर देर रात तक उस पर कथित देवी सवार रहती। कमरे से धूप अगरबत्ती की महक उठ उठकर आसपास तक महसूस होती। उसका व्यवहार भी अब विरोधाभासी हो चला था। कभी कर्कश बैन बोलती, कभी बड़े लाड से मुझसे बतियाती। मैं हैरान रह जाती। कभी कभार रूपमती कस्बे से बाहर चली जाती और कुछ दिनों के बाद लौटती। अब लोगों की रूपमती में कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी। एक दिन वह अपने साथ एक तलाकशुदा औरत को ले आई। शांता नाम की यह औरत भी बला की सुंदर थी। नैन नक्श इतने कटीले कि बरबस नजर खींच लें। चाल चलन उसका भी ठीक न था। रूपमती को उसके लिए ग्राहक ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं हुई। रूपमती के पुराने दिन लौट आए। दोनों की दुकान एक ही छत के नीचे चल पड़ी। अगले भाग में रूपमती और पिछले भाग में शांता। निचले हिस्से में रूपमती ने लोहे का बड़ा सा ताला लगा दिया था। पलक झपकते ही मेरे जैसे पड़ोसियों के अशांति भरे दिन लौट आए। एक तरफ रूपमती की अजीबोगरीब आवाज़ें, दूसरी तरफ रात घिरते ही लोगों का देर रात तक आना जाना और उनकी फुसफुसाहटें। उस दिन रात भर ओस गिरती रही। रूपमती के मकान की छत पर टिन की चादरें पड़ी थी। सुबह होते ही मकान की छत से ओस बूंदों की शक्ल में नीचे गिरने लगी थी। रूपमती रोज की तरह छज्जे पर आकर बैठ गई। मैं भी नहाकर छत पर गई। हवा में ठंडक थी। सूरज पहाड़ी के ऊपर चढ़ आया था। मैं बाल काटते काटते छत की मुंडेर तक गई। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। मैं सड़क की ओर घूमी। मेरी नज़र सड़क पर जा रहे युवक पर पड़ी और उस युवक का पीछा करने लगी। सामान्य सी बात थी, लेकिन रूपमती को तुरुप का पत्ता हाथ लग गया था। रूपमती स्वभाववश मेरी गतिविधियों पर नजर गड़ाए थी। ऐसा सुअवसर भला वे हाथ से क्यों जाने देती। रूपमती बिना विलंब किए बरस पड़ी। ब्याहता होकर भी शर्म नहीं आती तुझे? लौंडे को ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही है? मैं सक पका गई थी। हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। मुझे उसका इस तरह टोकना नागवार लगा। सो ऊंचे स्वर में बोली, देखना क्या जुर्म है? अरे आंख मेरी है, जहाँ जी करे देखूंगी, तुझे क्यों आग लगती है? करारा प्रत्युत्तर मिला तो रूपमती एक क्षण के लिए अवाक रह गई थी। उसी क्षण रूपमती के माथे पर बल पड़ गए। आंखें अंगारे बरसाने लगी। चकला घर खोल ले, फिर जो जी में आए कर, मुझे क्या करना? जरा सामान संभाल कर बोल पाखंडी। यहाँ तेरा चकला घर कम है क्या? तेरी तरह गिरी हुई नहीं हूं मैं, समझी? मैंने अपनी बात कमतर ना होने दी। रूपमती के मर्म में चोट लगी। वह हाथ मटकाते हुए चीखी, हाँ हाँ, तू तो बड़ी सती सावित्री है। उस समय मेरे जी में आया कि ईंट मारकर रूपमती का सिर फोड़ दूं।
फिर यही सोचकर चुप हो गई कि वाहियात औरत के मुंह लगने से क्या लाभ। आसमान पर थूका मुंह पर ही आता है। मैंने यह भी सुना था कि रूपमती टोटके करना भी जानती है, न जाने कब क्या उल्टा सीधा कर दे। हंसती खेलती गृहस्थी है, कहीं इस चुड़ैल की नज़र लग गई तो मैं चुपचाप हथियार डाल बैठ गई। रूपमती को कस्बे की विभिन्न गतिविधियों के रिकॉर्ड रखने की दिलचस्पी थी। इधर उधर ताका झाकी करना, दूसरों पर कटाक्ष करना और दूसरों को बिना पूछे सीख देना, दिन भर यही करती थी वह। मेरे उपदेश कुशल बहु तेरे। रूपमती के लिए यह कहावत ठीक थी। रूपमती बहुत समय तक बड़बड़ाती रही। मैं छत पर रह न पाई और खुले बाल ही जीने से उतर गई। मैं मन ही मन झुंझलाती रही। राम बहादुर बड़ा हठीला था। मेरे लाख कहने पर भी उसने मकान नहीं बदला। बहुत पीछे पड़ती तो यही कहता, पगला गई है क्या। ठेकेदार भला आदमी है, कभी किराए के लिए तंग नहीं करता। फिर 800 रुपये में 2 कमरे कौन देगा। मकान भी पक्का, छत भी पक्की। मकान का मालिक सरकारी ठेकेदार है जो शहर में रहता है। इस मकान में 2 कमरे हैं हमारे पास। पिछले हिस्से में ठेकेदार का गोदाम है जिसमें सीमेंट, कुदालें, फावड़े, सब्बल आदि औजार भरे पड़े हैं। राम बहादुर मेहनती होने के साथ ठेकेदार का विश्वास पात्र मुंशी है। मजदूरों को इकट्ठा करना, राशन खरीदना और मजदूरों को काम पर ले जाना उसकी ड्यूटी थी। मैं दिन भर अकेली रहती। सिलाई बुनाई का शौक था। पास पड़ोस से सूट सिलने को मिल जाते। कभी कभी मायके चली जाती। वैसे मैं अपने पति की विवशता को भली भांति समझती थी, लेकिन इस औरत से पीछा कैसे छूटे समझ से परे था। राम बहादुर ठीक ठाक कमाता, लेकिन उसे नशे की लत भी थी। जब कभी रूपमती दिखाई पड़ जाती तो उसे सांप सूंघ जाता। ये औरत ना होती तो यहाँ सब ठीक था। रूपमती को देखते ही उसके हार्ट के भीतर कपकपी होने लगती। सुबह देखो तब, शाम को देखो तब उसका ही थोबड़ा आंखों के सामने आ जाता। एक दिन रूपमती ने एक युवती पर ही फब्ती कस दी थी। वह मिनी स्कर्ट और ऊंची एड़ी की सैंडल पहने थी। उसे जाते देख रूपमती ने बुरा सा मुंह बनाया। हाथ के साथ आंखें मटकाते हुए ऊपर से बोली, हाय हाय, क्या अकेले इसी को जवानी चढ़ी है। फैशन देखो तो फिल्म स्टार भी झक मारे। रूपमती को कौन समझाता कि जवानी में फैशन ना करें तो कब करें। उसे टोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता, न औरत न मर्द। औरतें क्या कहती जब मर्द चूड़ियां पहनकर बैठ गए थे। ये खंडर जब तक आबाद था, रूपमती उसमें बरसों रही। मकान दीनदयाल नाम के व्यवसायी का था। वे आज भी मिठाई की दुकान चलाता है। नकली मिठाई के धंधे में पिछले साल सजा भी काट चुका है। उसने कई बार रूपमती को प्रलोभन दिया कि वह मकान ठीक कर उसे ही दे देगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। किराया देना भी कई साल पहले बंद हो गया था। एक तरह से रूपमती का मकान पर कब्जा बरकरार रहा। मकान की हालत दयनीय होती जा रही थी। दीवारें कई जगहों से फूलकर एक ओर झुकने लगी थी और टीन की छत ने भी भीतर झांकना शुरू कर दिया था। लेकिन रूपमती इन सब से बेफिक्र थी। इस मकान में जो भी रहा फलता फूलता रहा। जिसने इसे बनाया, देखते ही देखते वह धनी हो गया। जब मकान दीनदयाल के नाम हुआ तो उसने एक अलग कोठी खड़ी कर ली। उसने यह मकान रूपमती के परिवार को किराए पर दे दिया। रूपमती भी माला माल हो गई, लेकिन यह मकान सेठ की गल फांस बन गया। सब कुछ होते हुए भी सेठ को हरदम पुलिस का खौफ रहता। जब वह तकाजे के लिए आता, रूपमती उसे खदेड़ देती और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती, रांड औरत हूँ इसीलिए तू धमक जाता है। इधर अरे, देखती हूँ कौन मर्द का बच्चा मुझसे मकान खाली करवाता है। खाली समय में रूपमती छज्जे पर बैठ जाती थी। आने जाने वालों को बैठे बैठे बिना पूछे नसीहतें दे डालती। कुछ लोग उसके गाली पुराण के डर से बतियाते तो कुछ देवी प्रकोप से। कभी उसकी खूबसूरती खींचती थी, लेकिन धीरे धीरे वह आंखों की किरकिरी बन गई। रात रात तक रूपमती की किलकारियां, कभी विद्रूप सी हंसी सुनाई देती। रूपमती की किलकारी से दीपू घबरा जाता। रात घिरते ही वह मेरे वक्ष से चिपककर पूछने लगता, माँ ताई क्यों चिल्लाई। मैं उसे लाड से समझाती, बेटा ताई पर देवी आई है।
देवी ऐसे चिल्लाती है मम्मी। बच्चा जिज्ञासा से पूछता, मैं भला क्या समझाती। लेकिन मेरा समझदार पति अलग राय रखता। जब नशा टूटने को होता तब वह मुझे समझाता, मूर्ख है तू, ऐसी वाहियात औरत पर ही देवी क्यों आती है। तू तो भली औरत है, तुझ पर क्यों नहीं आती देवी। बोल। अरे धूर्त है धूर्त, एक नंबर की पाखंडी। मैं घबरा जाती और कहती, देवी कुपित हो जाएगी, ऐसी बात मुंह से ना निकालो। देवी ही तो बुलवाती है उससे। राम बहादुर ठट्ठा कर हंस देता और मेरा शरीर पत्ते सा काम जाता। आंखों में भय के बेतरतीब डोरे फैल जाते। मैं मति भ्रष्ट पति की ओर से हजारों बार देवी से हाथ जोड़कर क्षमा मांग चुकी थी। क्या करती, धर्म भीरु स्वभाव की जो थी। एक दिन पड़ोस की औरतों ने बताया कि कुछ लोग रूपमती को लेकर गुस्से में थे। कोई उसे खदेड़ने की बात कह रहा था तो कोई सामाजिक बहिष्कार करने की। तब मुझे रोज की इस चकचक शोर शराबे से छुटकारा मिलने की उम्मीद जागी। वह अमावस की रात थी, घुप अंधेरा था। आधी रात तक रूपमती पर कथित देवी सवार रही। रुक रुक कर चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर सुनाई दे रही थी। इतने शोर शराबे में न मैं सो पा रही थी न दीपू, जबकि थका मांदा राम बहादुर खराटे ले रहा था। अगली सुबह मैंने सुना कि रूपमती लापता है, कई दिनों तक वापस नहीं आई। रूपमती को लेकर लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी। फिर एक दिन मैंने देखा, रूपमती के घर के नीचे लोगों की भीड़ थी। पुलिस आई थी, ताला खोला गया। सामान यथावत था। दो पलंग, पुराना टेलीविजन, खस्ता हाल फ्रिज, टेबल फैन और एक कोने में सिंदूर पुती देवी देवताओं की तस्वीरें। रसोई के बर्तन, स्टोव सभी मौजूद थे। जो नहीं था वह थी रूपमती। कमरे में मारपीट के चिन्ह भी कहीं नजर नहीं आए, जिससे लगे कि रूपमती के साथ कुछ बुरा घटित हुआ हो। तहकीकात के बाद पुलिस चली गई। भीड़ भी धीरे धीरे खिसक गई। कुछ दिन रहने के बाद शांता भी उस मकान को छोड़कर कहीं चली गई। पुलिस को रूपमती का सुराग न मिला। अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता रूपमती ने साध्वी का रूप धारण कर लिया है, कोई कहता रूपमती ने आत्महत्या कर ली है, किसी ने उसकी हत्या करके लाश नदी में डुबो दी है। जितने मुंह उतनी बातें। रूपमती को गुम हुए 10 महीने बीत गए थे। मनोहर माँ को ढूंढता फिरता रहा। एक बार जब वह इधर आया तब मुझसे भी मिला। माँ के बारे में पूछा। मैंने असमर्थता जताई तो वह निराश होकर चला गया। एक दिन पुलिस थाने से उसे खबर मिली कि उसकी माँ शहर के सरकारी अस्पताल में बीमार हालत में है। वह दौड़ा दौड़ा अस्पताल गया, लेकिन वहाँ हाथ कुछ नहीं आया। खबर पुरानी थी। वह अस्पताल के स्टाफ से मिला, डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाया, तब कहीं जाकर रिपोर्ट निकलवाई गई। फाइलों से पता चला कि उसकी माँ एड्स नामक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी। अंत समय उसके पास कोई अपना न था। आखिरकार एक दिन वह हार्ड मास का पिंजरा छोड़ गई। उसके बाद लावारिस लाश समझकर रूपमती की अंत्येष्टि कर दी गई। रूपमती फिर कभी मकान में नहीं लौटी। दूसरों का भविष्य बताने वाली अपने भविष्य से अनभिज्ञ रही। कस्बे वाले चैन की बंसी बजाने लगे थे। कभी कभी मुझे लगता जैसे मैं किसी एकांत जगह में आ गई हूँ। उधर मनोहर को माँ की मौत का दुख था। जिस दिन आया तो माँ की बची खुची धरोहर को कमरे से बाहर निकालते हुए दहाड़े मार मार कर रोया। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। माँ की संवेदनहीनता भले ही मनोहर के साथ रही हो, किंतु कहीं ना कहीं रूपमती के हृदय में ममता का स्थान अवश्य ही रहा होगा। मैं सोचती रही। मनोहर ने फिर कस्बे की ओर मुंह नहीं किया, जहां उसे कदम कदम पर संतरास मिला, धुतकार मिली। ऐसे स्थान पर जाकर वह अपने जख्मों को क्यों हरा करता। समय अपनी रफ्तार से आगे दौड़ा। आषाढ़ के महीने में मूसलाधार बरसात हुई। ऐसी बरसात कि मजबूत चट्टानें खिसक गईं। नदी ने मुहाने बदल दिए। और तो और वह मकान भी ढह गया जिसमें कभी रूपमती का बसेरा था। आज भी मकान के खंडर को देखकर रूपमती की अभिशप्त कहानी मेरे जहन में सिहरन पैदा कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो रूपमती खंडर से बाहर आकर ललकार रही है उस समाज को, विधि के विधान को, जिसने एक औरत को ही इस अपराध का समूचा उत्तरदायी मानते हुए उसे सजाए मौत मुकर्रर की।
और पुरुष प्रधान समाज को बाइज्जत बरी, तब मेरे हृदय में रूपमती के लिए सहानुभूति और करुणा के भाव उभरने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।